So variable डॉट जेएस, हमने लास्ट देखा था कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। हम लोग वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अगर किसी स्टूडेंट या किसी भी यूजर की हाइट चाहिए, ठीक है, तो मैंने हाइट नाम से एक वेरिएबल बना दिया और इसको इक्वल टू लगा के मैं इसमें हाइट को स्टोर कर लूंगा, है ना। सो हाइट सपोज 5.9x, ठीक है। सो ये हमने स्टोर कर लिया। अब ये हमने देखा था कि ऐसे वेरिएबल बनाते हैं, बट ऐसे बनाते नहीं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग स्टार्टिंग में कुछ बताते हैं इस वेरिएबल के लिए, कुछ डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आता है हमेशा एक वेरिएबल का टाइप, कि ये जो वेरिएबल तो बन गया है, बट ये किस टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। तो उसको लिए होता है वेरिएबल टाइप। सो हम वही वेरिएबल टाइप ही देखने वाले हैं, वेरिएबल टाइप्स। सो तीन वेरिएबल टाइप्स हमारे पास होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। सबसे पहले होता है var, उसके बाद होता है let, एंड उसके बाद होता है const। ये तीन वेरिएबल टाइप होते हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे ज्यादा हम कौन सा यूज करते हैं, हम सबसे ज्यादा let यूज करते हैं, ठीक है। var हम बिल्कुल यूज नहीं करते, ठीक है। क्यों नहीं करते वो तुमको अभी समझ में आएगा, ठीक है। const कभी कभी हम यूज करते हैं, कब करते हैं वो भी बताता हूँ, देखो। वैर में हम क्या क्या कर सकते हैं, अगर मैंने वेरिएबल बनाया वैर के थ्रू, ठीक है, तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, उसमें हम उस वेरिएबल को अपडेट कर सकते हैं। मतलब उसकी वैल्यू अगर 10 है तो मैं 20 कर सकता हूँ, 30 कर सकता हूँ, कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं रीडिक्लेरेशन भी कर सकता हूँ, ठीक है। रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं उस वैल्यू को, रीडिक्लेयर, ठीक है। सो ये जो रीडिक्लेरेशन होता है, ठीक है, डिक्लेयर करना क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। डिक्लेयर करना मतलब एक वेरिएबल बनाना, ठीक है। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है डिक्लेयर और एक होता है इनिशियलाइज, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड का मतलब क्या है, डिक्लेयर का मतलब होता है वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं हम, उसकी कोई वैल्यू है नहीं है उसको वो नहीं हमको पता, बट एक वेरिएबल तो बना रहे हैं, ठीक है। और इनिशियलाइज करना मतलब उसकी वैल्यू देना, ठीक है। तो अगर मैंने लिखा लेट हाइट, ठीक है, अब हम लेट वेर या कॉन्स्ट में से कुछ सबसे पहले लिखेंगे किसी भी वेरिएबल के पहले, ठीक है। अब ये हम जब कुछ भी नहीं लिखते हैं, जैसे अभी तक हमने जो बनाया है, जब हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट इसके पहले क्या लिख देता है, वैर। तो जो डिफॉल्ट वेरिएबल की कैटेगरी होती है वो क्या होती है, वैर होती है। अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो किस कैटेगरी में जाता है, वैर में जाता है, ठीक है। डिफॉल्ट होता है वैर। बट हमको क्योंकि वैर में बनाना ही नहीं है, इसलिए हम इस तरीके से बनाते नहीं है, क्योंकि हमको वैर का यूज करना ही नहीं है, ठीक है। ओके, रीडिक्लेयर का मतलब क्या हुआ, डिक्लेयर का मतलब तो वेरिएबल बनाना, रीडिक्लेयर मतलब फिर से बनाना, ठीक है। वो तो वो वेर के साथ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जो लेट है, लेट हमको अपडेट करने देगा वैल्यू को, मतलब चेंज करने देगा, ठीक है, बट रीडिक्लेयर नहीं करने देगा, ठीक है। ये रीडिक्लेरेशन हमको नहीं करने देगा, कौन नहीं करने देगा, लेट नहीं करने देगा, ठीक है। और जो कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट हमको दोनों ही चीजें नहीं करने देगा। कॉन्स्ट हमको ना ही अपडेट करने देगा और ना ही रीडिक्लेयर करने देगा, यूज केस बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो वैर से हम बना तो सकते हैं यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर हमने लिखा वैर, ठीक है। बनाते कैसे, सिंटेक्स बताता हूँ सबसे पहले तुम लोगों को मैं। यहाँ पर सबसे पहले हमको एक वेरिएबल टाइप लिखना होता है, ठीक है। वेरिएबल टाइप लिखने के बाद आपको लिखना है वेरिएबल का नाम। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखने के बाद वैल्यू दे रहे थे, अब हमको वेरिएबल टाइप भी लिखना है सबसे पहले, ठीक है। टाइप ये तीन में से एक, वेर लेट कॉन्स्ट, ठीक है। देन वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम के कुछ रूल्स होते हैं। हमने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था, ठीक है, HTML,
तब मैंने फाइल के नाम के कुछ रूल बताए थे कि फाइल के नाम में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। क्या रूल्स थे वो? गैप नहीं देना। तो यहाँ पर भी एक वेरिएबल के नाम में कभी भी क्या नहीं होगी, गैप नहीं होगी। ठीक है। एक वेरिएबल का नाम कभी भी एक नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। नंबर एंड में आ सकते हैं, बीच में आ सकते हैं, स्टार्ट नहीं होगा। स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगा सकते आप वेरिएबल के नाम में। ठीक है। जो रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं वो वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। ठीक है। जैसे कंसोल नाम का तुमने वेरिएबल बना दिया, नहीं बना सकते, क्योंकि कंसोल नाम का एक फंक्शन होता है। ठीक है। तो जो पहले से कुछ नाम्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, उन नाम का आप वेरिएबल नहीं बना सकते। जैसे इफ एल्स होता है तो इफ नाम का कोई वेरिएबल नहीं बना सकते। रिटर्न ऑलरेडी होता है तो रिटर्न नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते। ठीक है। तो ऐसे जो रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं उनका नाम का वेरिएबल हम नहीं बना सकते। ठीक है। कैमल केस बना सकते हैं, कैमल केस ही बनाते हैं इनफैक्ट। ठीक है। सो वो भी बताता हूँ क्या होता है कैमल केस। सो वेरिएबल टाइप लिखना है सबसे पहले, फिर वेरिएबल का नाम लिखना है, देन आपको इक्वल टू लगा के वेरिएबल की वैल्यू लिखनी है, जो भी वैल्यू आपको डिफाइन करनी है। ठीक है। लास्ट में सेमीकोलन लगाने का रूल होता है। ठीक है। बट जावास्क्रिप्ट में अगर आप नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। ठीक है। ऐसा रूल तो होता है कि लगाना चाहिए लास्ट में, लाइन के एंड में, बट नहीं भी लगाओगे तो चलता है। तो मोस्टली हम लोग इग्नोर ही करते हैं, उसको नहीं ही लगाते हैं। ठीक है। तो ये एक सिंटेक्स होता है वेरिएबल बनाने का। ओके। अब इसके बाद अ, बनाते हैं। सो सपोज मुझे नेम ही बनाना है। ठीक है। सो मैंने लिखा वैर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेरिएबल टाइप, हम वैर यूज कर रहे हैं सबसे पहले, तो वैर लिखा। वैर लिखने के बाद वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम मुझे रखना है नेम ही रखना है। सपोज मुझे नेम स्टोर होना है, नेम नहीं रखते हैं, काम करते हैं, यूजर नेम लिख लेते हैं। ठीक है। इक्वल टू, हमने वेरिएबल टाइप लिखा वैर, वेरिएबल नेम लिखा यूजर नेम। ठीक है। इक्वल टू लगा के यहाँ पर वैल्यू लिखनी है। सो वैल्यू हम रख लेते हैं यहाँ पर अमन। बताया था मैंने स्ट्रिंग रखेंगे हमेशा तो कोट में रखेंगे। ठीक है। तो हमने कोट्स लगा दिए, डबल भी लगा सकते हो, सिंगल भी लगा सकते हो, बैकटिक भी लगा सकते हो। तो तुम्हारी चॉइस पे डिपेंड करता है। ओके। अभी अगर मैं रन कर दूं तो शिवानी मुझे बताओ आउटपुट में क्या मिलेगा। ओके। रन करते हैं। अच्छा ये वाला तो मैंने बताया भी नहीं ना। ओके। रन करने के लिए क्या करना होता है, टर्मिनल ओपन करना होता है। So, यहाँ आउटपुट में क्या प्रिंट होगा ये बताओ ना अमन। ठीक है। सो रन करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले नोड लिखना होता है। ठीक है। सो नोड लिखा। नोड लिखने के बाद फाइल का नाम, फाइल का नाम क्या है अभी, वेरिएबल डॉट जेएस। ठीक है। तो वी लिखूंगा अगर मैं, तब भी सजेशन तो ये दे ही देता है, नहीं दे रहा है। ओके। तो सजेशन आ रहा है, टैब दबाना, नॉट वेरिएबल। देखो टैब अगर दबा दोगे तब भी ऑटो कंप्लीट हो जाता है फाइल का नाम। ठीक है। एंटर। सो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कुछ एरर भी नहीं आया, क्योंकि एरर बड़ा सा आता है, तुम लोगों को पता ही है ना, काफी कुछ आ जाता है, तो एरर भी नहीं आया है। बट कुछ प्रिंट भी नहीं हुआ है। शिवानी बताओ क्यों। स्क्रीन शेयर कर देना। क्या यूजर नेम? कैसे नहीं पता, हमने बनाया है तो पता है ना। और अगर नहीं पता होता तो वो बोल देता यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड, जैसे कल बता रहा था। बट अभी तो कुछ नहीं बोला ना उसने। अभी तो डिक्लेयर किया है। तो हमने डिक्लेरेशन भी कर दिया, इनिशियलाइज भी कर दिया, मतलब वैल्यू भी दे दी और बना भी दिया, दोनों काम कर दिए। कौन सा स्लैश? कमेंट्स, और ये लाइन कमेंट थोड़ी करनी है, ये तो चलानी है और ये चल भी रही है। ओके। कल ही तुम लोगों को बताया गया था कि आउटपुट में जब भी कुछ भी चाहिए
तो console डॉट लॉग लिखना पड़ेगा। नहीं लिखोगे आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। जब भी यहाँ तुमको कुछ भी देखना है, वो यहाँ वही दिखेगा जो कंसोल डॉट लॉग के अंदर होगा। जो कंसोल डॉट लॉग के अंदर नहीं होगा वो यहाँ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये याद रखना हमेशा। ये अभी हमने क्या करा है, ये कोड में कुछ भी एरर क्यों नहीं आया, क्योंकि कोड तो सही लिखा है हमने, और वो रन भी हुआ है, और वो चला भी है, और यूजर नेम नाम का वेरिएबल भी बन चुका है। पर आउटपुट नहीं आया ना, क्योंकि हमने प्रिंट थोड़ी ना किया, हमने कंसोल डॉट लॉग लिखा ही नहीं, हमने जावास्क्रिप्ट को ये बोला ही नहीं कि प्रिंट करो आउटपुट में। हमने सिर्फ उसको ये बोला है कि बना दो, तो बना उसने दिया है। ठीक है। सो अगर ये यूजर नेम मुझे आउटपुट में चाहिए, तो मुझे कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम लिखना पड़ेगा, वेरिएबल का नाम। अब आउटपुट में क्या मिलेगा शिवानी? अमन। ठीक है। सो अभी मैं सेम रन करूंगा, तो आउटपुट में अमन मिलेगा। ठीक है। ओके। अब देखो, ये बार बार हमको इतना कुछ लिखना पड़ता है, और फिर फाइल का नाम चेंज होता है तो वो नेम चेंज भी करना पड़ता है, काफी कुछ करना पड़ता है ना, टर्मिनल भी ओपन करना पड़ता है। तो इसके लिए हम शॉर्टकट का यूज करते हैं, हम ये लिखते नहीं है बार बार, बट तुमको पता होना चाहिए कि ये होता है। ठीक है। इसके लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं, बट वो शॉर्टकट क्या करता है वो तो पता होना चाहिए ना। ठीक है। सो हम जाएंगे एक्सटेंशन में, और यहाँ पर जाकर इंस्टॉल करेंगे कोड रनर। ये तुम लोग सर्च करना और कोड रनर को इंस्टॉल कर लेना। ठीक है। इसको जैसे ही तुम लोग इंस्टॉल कर लोगे, फिर जब भी तुम एक जावास्क्रिप्ट की फाइल में रहोगे ना, तुमको ये प्ले वाला बटन मिलेगा। इस बटन पे क्लिक करोगे तो ये बटन तुम्हारे लिए टर्मिनल भी ओपन कर देगा, और फाइल को रन करके आपको आउटपुट भी दे देगा। सिर्फ आपको बटन पे क्लिक करना है। ठीक है। बट ये जो प्रोसेस होती है ट्रेडिशनल वाली, ये पता होना चाहिए तुमको कि ये कैसे होता है। ठीक है। तो सबसे पहले कंपाइलर देखो, वो बटन भी, उस बटन ने भी वही करा है जो हम कर रहे थे, बट वो बस एक क्लिक पर हमारा काम हो गया। ठीक है। सो उसने क्या किया, उसने भी नोट लिखा, हम भी नोट लिख रहे थे, फिर हम फाइल का नाम दे रहे थे, उसने पूरा फाइल का एड्रेस ही दे दिया। वही वेरिएबल डॉट जेएस का ही एड्रेस दिया है उसने। फाइल का नाम भी लिख दे तो सेम ही बात होगी। फिर उसने उसको कंपाइल करके हमको आउटपुट दे दिया। ठीक है। सो हम करते हैं उस शॉर्टकट का ही यूज। ठीक है। सो यूजर नेम हमने प्रिंट कर दिया, देन इसके बाद ओके, तो वैर से हमने वेरिएबल बनाया और वेरिएबल बन गया। ठीक है। अब देखते हैं अपडेट हो सकता है कि नहीं वेरिएबल। ठीक है। सो अपडेट कैसे करते हैं किसी भी वेरिएबल को, देखो ये तो हमने क्या करा है, डिक्लेयर करा है। ठीक है। अपडेट करने के लिए देखो, वेरिएबल फिर से बनाना तो नहीं है, वेरिएबल बना बनाया है, उसी को अपडेट करना है। ठीक है। तो फिर से वेरिएबल टाइप लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो सिर्फ कितना कितना लिखना है, नाम और वैल्यू, कि किसको अपडेट करना है और क्या अपडेट करना है। ठीक है। सो यहां पर हम लिखेंगे वेरिएबल नेम इक्वल टू लगा के उसकी न्यू वैल्यू, जो भी न्यू वैल्यू सेट कर ली है। ठीक है। बस इतना ही। तो अगर मुझे यूजर नेम की वैल्यू अमन से हटा के सुमित करनी है, तो वासु क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं? देखो, वेरिएबल बनाते हैं ऐसे, हमने बना लिया, हमने वैर लिख दिया, यूजर नेम लिख दिया और अमन लिख दिया। अब मुझे करना है अपडेट। तो अपडेट करने के लिए क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नाम और नई वैल्यू। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, अगर मुझे यूजर नेम की वैल्यू सुमित करनी है? वेरिएबल का नाम देंगे ना, वेरिएबल का नाम क्या है? यूजर नेम है, वैल्यू अमन है। ये जो वैर के जस्ट बाद, ये जैसे वैर है, ठीक है, वैर के जस्ट बाद जो लिखा हुआ रहता है वो रहता है वेरिएबल नेम, और इक्वल टू के जो बाद लिखा हुआ होता है वो होती है वैल्यू। तो यहाँ पर अगर जैसे तुम्हारे पास मैथ्स मैथ्स में तुम कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो तुमने लिखा a इक्वल टू 10। अब तुमको a की वैल्यू 20 करनी है तो क्या लिखोगे? तो अगर यूजर नेम की वैल्यू अमन है, तो मुझे यूजर नेम की वैल्यू सुमित करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा? यूजर नेम इक्वल टू सुमित। ओके, तो अपडेट करने के लिए क्या लिखेंगे, यूजर नेम इक्वल टू सुमित। ठीक है। तो अब अगर मैं प्रिंट करूंगा यूजर नेम को, तो शिवानी क्या प्रिंट होगा? सुमित। और यहाँ क्या प्रिंट होगा?
देखो, कंपाइलर क्या करता है ना, जैसे हम इस फाइल को कंपाइलर को दे देंगे, कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा, ठीक है। कंपाइलर हमेशा एक एक लाइन को रन करता है, ठीक है। तो ऊपर तो सब कुछ कमेंट है, वो जब लाइन नंबर 12 पे आएगा तो वो एक यूजर नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर देगा जिसकी वैल्यू उसको क्या पता है, अमन, ठीक है। उसको आगे का पता ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। उसको सिर्फ ये लाइन उसने रन करी तो उसको यूजर नेम की वैल्यू अमन पता है, ठीक है। अब लाइन नंबर 13 पे वो आया, अब उसको क्या करना है, यूजर नेम को प्रिंट करना है, उसको क्या पता है वैल्यू अमन, तो वो क्या प्रिंट करेगा, अमन प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर वो आएगा लाइन नंबर 16 पे, अब उसको पता चल रहा है कि हमने अपडेट कर दिया, यूजर नेम की वैल्यू जो पहले अमन थी वो उसको हटा देगा कंप्लीटली और उसकी जगह पर क्या सेव कर लेगा, सुमित सेव कर लेगा। तो अब उसको यूजर नेम की वैल्यू क्या पता है, सुमित, तो लाइन नंबर 17 पे क्या प्रिंट करेगा वो, सुमित, ठीक है। सो रन किया तो अमन प्रिंट हुआ ऊपर और नीचे सुमित प्रिंट हुआ, मतलब वैल्यू अपडेट हो रही है, कुछ एरर नहीं आ रहा है, मतलब अपडेट तो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। रीडिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, देखो ये हमने जो किया यहाँ पर, इसको हमने क्या करा है, डिक्लेयर करा है। रीडिक्लेयर करना मतलब फिर से एक वेरिएबल बनाना, अभी जो हमने किया वो अपडेट किया है उसी वेरिएबल को, नया नहीं बनाया है, ठीक है। बट इसी नाम से जब मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा उसको बोलते हैं रीडिक्लेयर करना, ठीक है। जो कि वैर में पॉसिबल है, वैर से हम कर सकते हैं, ठीक है। सो देखो करते हैं, रीडिक्लेयर। सो रीडिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, फिर से बनाना, फिर से नया ही बना रहे तो वैर तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से लिखा वैर यूजर नेम इक्वल टू चैन, ठीक है। और यहाँ पर करा कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम, तो अब क्या क्या प्रिंट होगा, पहले अमन प्रिंट होगा, फिर सुमित प्रिंट होगा, फिर चयन प्रिंट होगा, ठीक है। और अगर कोई एरर नहीं आया, मतलब यूजर नेम नाम से हमने कितने वेरिएबल बना दिए, दो वेरिएबल बना दिए, तीन नहीं, ये तो उसी को अपडेट किया था, पुराने वाले को बनाए दो ही है, जिसके आगे वेर लिखा हुआ होता है वो बने हुए हैं, तो ये बना हुआ है और एक ये बना हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रीडिक्लेयर करना, कि एक ही नाम से दो दो वेरिएबल बना दिया, तीन बना दिया, 10 बना दिया, ठीक है। सो अब अगर मैं रन करूंगा तो तीनों वैल्यू आ रही है, कुछ भी एरर नहीं आ रहा है, मतलब जब भी आप वैर का यूज करते हो आप अपडेट भी कर सकते हो और रीडिक्लेयर भी कर सकते हो, ठीक है। और इसी कारण से हम वैर को यूज अब नहीं करते हैं, ठीक है। वैर जब स्टार्टिंग में बना था, जावास्क्रिप्ट जब नई नई आई थी उसमें सिर्फ वैर था, ठीक है। सो उस टाइम पे तो सब वैर का यूज करते थे, बट वैर का यूज करते करते आगे लोगों को समझ में आया कि इसमें प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम आती है, कि वैर क्या कर सकता है, रीडिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। तो अगर मेरा एक प्रोग्राम है, वो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है सपोज, ठीक है, और वो एक वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, ठीक है, कि उस वेरिएबल की वैल्यू पर ही वो पूरा प्रोग्राम चलता है, ठीक है। अब वो वेरिएबल मैंने बनाया ऊपर, पूरा प्रोग्राम लिखा, ठीक है। अब मैं भूल चुका हूँ कि सपोज मैंने उस नाम से कोई वेरिएबल बनाया, सपोज मेरे दिमाग से निकल गया, और मैंने नीचे जाके उसी नाम से एक वेरिएबल फिर से बना दिया और वैल्यू चेंज कर दी, तो मेरा पूरा प्रोग्राम तो चेंज हो जाएगा और मुझे कुछ एरर भी नहीं आएगा, मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। क्यों पता नहीं चलेगा, क्योंकि वैर तो एरर देता ही नहीं है ना, वैर तो रिडिक्लेयर कर देता है, ठीक है। तो हम कभी गलती से भी अगर सेम नाम के दो दो वेरिएबल या दो से ज्यादा या एक से ज्यादा वेरिएबल अगर बना दें, तो हमको चाहिए कि हमको एरर आना चाहिए, तो अगर एरर आएगा तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। अगर हमको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ एरर भी है, तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम वेर का यूज नहीं करते, क्योंकि हम क्या नहीं चाहते, हम रीडिक्लेरेशन करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ट्राई ट्राई तो हम पूरा करते हैं कि हम करें ही ना, बट अगर हम भूल गए और हमने गलती से अगर कर दिया तो वेर तो कर देगा, है ना। तो हम चाहते हैं कि गलती से भी हम ना कर दें, इसलिए हम वेर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसी का सोल्यूशन क्या है, फिर लेट, कि लेट में आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर पाओगे, वैल्यू आपको जितनी चेंज करनी है उतनी कर दो, आप फिर से उसी नाम का वेरिएबल नहीं बना पाओगे, आप रीडिक्लेरेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो ओके, तो ये हमने वेर का यूज करके देखा, वेर तो ठीक से चल रहा है, सारे काम हो रहे हैं। अब हम लेट का यूज करेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही चेंज करना है कि जहां जहां पर वेर लिखा हुआ है वहां पर लेट लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम नॉर्मली बना के देखते हैं, तो बस जहां पर वेर लिखा है वहां पर क्या आ जाएगा, लेट आ जाएगा, ठीक है। तो लेट करके हमने एक यूजर नेम बनाया जिसकी वैल्यू अमन है, ठीक है। एंड प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, अमन ही प्रिंट होगा, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि हम अपडेट कर पाते हैं कि नहीं, जब लेट से बनाया तब वेर से तो कर पा रहे थे। ठीक है, लेट से देखते हैं। सो रन किया तो अमन और सुमित तो हो गया, मतलब अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, रीडिक्लेरेशन कर सकते हैं कि नहीं, वो करके देखते हैं। तो वेर की जगह तो लेट ही लिखना है। तो अब हमने क्या करा, फिर से लेट लिखा, फिर से यूजर नेम लिखा और हमने नेम को चयन कर दिया। ठीक है, तो फिर से लेट लिखा है, मतलब हम यूजर नेम नाम से ही एक नया वेरिएबल बना रहे हैं, पुराने वाले को हमने छोड़ दिया। ठीक है, सो देखो यहाँ पर VS कोड भी रेड लाइन दे रहा है, मतलब एरर आ रही है। ठीक है, और अगर मैं रन भी करूंगा तब भी एरर आ जाएगी। तो रन करते हैं, देखो हमारे पास एरर आ चुकी है। ठीक है, अब एरर को पढ़ना है हमको हमेशा। सो ये एरर जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, सो देखो सबसे पहले तो वो बताता है कि कौन सी फाइल में एरर है। वेरिएबल डॉट जेएस में एरर है। ठीक है, लाइन नंबर 35 पे, लाइन नंबर 35 ये रहा। ठीक है, अब लाइन नंबर 35 पर भी कहाँ एरर है, यूजर नेम पर एरर। ये जो लिखा हुआ है यूजर नेम, यहाँ एरर है। ठीक है, और क्या एरर है कि जो आइडेंटिफायर है आपका यूजर नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। आप पहले से ही उसको बना चुके हो, आप डिक्लेयर कर चुके हो ऑलरेडी, आप फिर से डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। ये एरर हमको वेर में नहीं आया था, क्योंकि वेर कर सकता है रीडिक्लेयर, लेट नहीं कर सकता है, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, लेट का यूज करते हैं। क्योंकि हम गलती से भी अगर मैंने लिख दिया तो एरर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर हम नो रीडिक्लेयर, हम रीडिक्लेरेशन नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वेर और लेट में डिफरेंस समझ में आया। ओके, हम सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, लेट। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। यूज है ना, जब फिक्स करना हो, जब चेंज ही नहीं करना हो कभी। जैसे एक प्रोग्राम है जिसमें मुझे पता है एक पर्टिकुलर वैल्यू कभी चेंज हो ही नहीं सकती, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कभी। ठीक है, तो उस वैल्यू को अगर मैंने गलती से लेट से बना दिया तो बन तो जाएगा, प्रोग्राम भी सही चलेगा। बट अगर मैंने गलती से अपडेट कर दिया तो हो जाएगा वो तो। बट हमको गलती से भी नहीं करवाना है ना अपडेट, वो फिक्स वैल्यू, वो हमको पहले से ही पता है। ठीक है, तो ऐसी वैल्यूज जो हमको फिक्स करनी है हमेशा, हमको उसको कभी फ्यूचर में चेंज करना ही नहीं है, तो वो चीजें हम किस में बनाते हैं, कॉन्स्ट में, जिसको ना हमको अपडेट करना पड़े ना ही रीडिक्लेयर करना पड़े। ठीक है, सो कौन से भी वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले कॉन्स्ट लिख दो, देन वेरिएबल का नाम लिख दो, यूजर नेम लिख दे फिलहाल। ठीक है, मैंने ये लिखा, देन कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम। अभी तो फिलहाल अमन प्रिंट हो जाएगा क्योंकि हमने डिक्लेयर किया, और डिक्लेयर तो होता ही है फर्स्ट टाइम तो हमारा अमन बन चुका है। ठीक है, बट अब हमको पता है कि हमारी यूजर की वैल्यू कभी चेंज होने ही नहीं वाली है। ठीक है, सो अगर मैं इसको अपडेट करने की कोशिश करूं, तो अपडेट करने का ट्राई करते हैं। तो अपडेट करने के लिए यूजर नेम लिखना है, इक्वल टू सुमित लिखते हैं। स्ट्रिंग तो अगर कैसे भी पास कर सकते हैं ना, नॉर्मली लिख के। कैसे नॉर्मल, ये हैश कैपिटल, हाँ हाँ वो सब कर सकते हो, बस मैं सिमेट्रिक फॉलो कर रहा हूँ। अगर मैंने स्टार्टिंग से फर्स्ट नेम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा है तो मैं हमेशा वही लिखूँ, ऐसा। तो वो सिमेट्रिक चीजें फॉलो करनी है हमेशा। यूजर नेम, सो अब रन करते हैं, देखते हैं क्या आया। एरर है, क्योंकि कॉन्स्ट अलाउड ही नहीं करता है आपको अपडेट करना। ठीक है, कॉन्स्ट अपडेट भी नहीं करने देता है। सो यहाँ पर हमको एरर आ चुका है, लाइन नंबर 45 पे, लाइन नंबर 45 ये रहा। और एरर क्या आया, इक्वल टू में, कि आप यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा सकते। इसमें नहीं लगा सकते इक्वल टू कांस्टेंट वेरिएबल में, देखो असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, असाइनमेंट का मतलब होता है इक्वल टू। ठीक है, तो बोल रहा है कि आप इक्वल टू नहीं लगा सकते कांस्टेंट वेरिएबल में, और अगर इक्वल टू नहीं लगा सकते मतलब कोई नई वैल्यू भी नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब उसमें वैल्यू चेंज हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो रीडिक्लेयर करके देख लेते हैं, जो कि इसमें नहीं हो सकता। नो रीडिक्लेयर। ठीक है, सो रीडिक्लेयर के लिए फिर से कॉन्स्ट लिखना पड़ेगा, कॉन्स्ट यूजर नेम इक्वल टू एंड कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम। रेड लाइन आ ही रही है ना, वो इधर भी एरर आ जाएगा। आइडेंटिफायर यूजर नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड।
आप पहले से बना चुके हो, आप फिर से नहीं बना सकते, सेम जो लेट में एरर आ रहा था। ठीक है। सो यूजर कौन से जब भी हम बना रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हम ना अपडेट कर पा रहे हैं ना हम रिडिक्लेयर कर पा रहे हैं, हम करना चाहते भी नहीं है, तभी हमने उसको कौन से बनाया है। ठीक है। सो जब भी कांस्टेंट रखना हो, मैथ्स में तुमने कांस्टेंट भी पढ़ा होगा जो फिक्स होता है हमेशा। ठीक है। सो जब भी कांस्टेंट बनाना हो हम कॉन्स्ट का यूज करेंगे, और जब भी नॉर्मल वेरिएबल बनाना हो लेट का यूज करेंगे, वैर का हम नहीं करते। ठीक है। पुराने जो तुमको गूगल वगैरह पे कोड मिलेंगे उसमें वैर मिलेगा तुमको, क्योंकि वो पुराने कोड है। बट नए कोड्स में कभी भी हम वैर का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हम लेट का ही यूज करते हैं या फिर कॉन्स्ट का यूज करते हैं। क्लियर इतना? वैरलेस, वैर लेट कॉन्स्ट। ठीक है। तो अब जब भी वेरिएबल बनाओगे लेट से बनाओगे मोस्टली। हम्म। स्कोप हम पढ़ेंगे, स्कोप्स हम पढ़ेंगे अभी की। दो स्कोप होते हैं, ग्लोबल होता है एक लोकल होता है। लोकल किसी पीरियड के अंदर होता है, ग्लोबल मतलब पूरी फाइल के अंदर। हाँ तो वेरिएबल ही तो होता है। अरे जो वैर है उसका ग्लोबल स्कोप होता है, और जो लेट है उसका ब्लॉक स्कोप होता है। वो देखेंगे हम, जब स्कोप पढ़ेंगे तो वो डिटेल में देखेंगे। अभी फिलहाल वो तुमको समझ में नहीं है। वेर ब्लॉक, वेर ग्लोबल होता है, बाकी जो लेट और कॉन्स्ट है वो लोकल होता है। अब हम देखेंगे कुछ ऑपरेटर्स। ठीक है। स्टिल मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। ठीक है। ये 5 टाइप के होते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, ऑपरेटर्स। सबसे पहला होता है, पहले दूसरे तीसरे तो सिंपल होता है। ठीक है, बाकी के जो एंड वाले दो हैं वो थोड़े मुश्किल तो नहीं होते हैं, वैसे समझ में आना चाहिए, बट वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। सो सबसे पहले तो नॉर्मल वाले ही देख लेते हैं हम लोग। अर्थमेटिक। ठीक है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, सिंपल कैलकुलेशन करना हो तब हम उसका यूज करते हैं। ठीक है। अर्थमेटिक होते हैं तुम्हारे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉड्यूलस एंड डबल स्टार। नहीं होता। ठीक है। डबल प्लस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, वो अलग होता है। हाँ, वो भी इसी में इसमें नहीं डालते हैं, वैसे वो अलग ही कैटेगरी होती है। ओके। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेरिएबल है, लेट a इक्वल टू 10 है मेरे पास, एंड लेट b इक्वल टू b इक्वल टू 10 है, और ये 56 है सपोज। ये दो वेरिएबल्स हैं। हम्म। सो ये दो वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है। इन पे अगर मुझे प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो वो ऑपरेशन हम किससे करते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर से करते हैं। ठीक है। सो आउटपुट में चाहिए मुझे जो भी चाहिए, तो कंसोल डॉट लॉग लिखना पड़ेगा। मैंने एक शॉर्टकट बनाया हुआ है उसके लिए, CL। ठीक है। और एक बना बनाया शॉर्टकट होता है लॉग। लॉग आप लिखोगे तो कंसोल डॉट लिखा हुआ आ जाएगा, बट स्टार्टिंग में आप पूरा ही लिखो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिस होगी। ठीक है, एक दो दिन इसकी प्रैक्टिस करो, देन फिर शॉर्टकट का ही यूज करना है हमेशा। ठीक है। बट स्टार्टिंग में पूरा लिखोगे तो प्रैक्टिस होगी। ठीक है। किसी किसी पे चलता है। रैपलिट, रैपलिट अगर यूज करोगे तो उस पे चलता है। नहीं, वो जो देते हैं इंटरव्यू, और इंटरव्यू लेने के टाइम पे उस पे कुछ शॉर्टकट नहीं चलता, उस पे पूरा लिखना पड़ता है। इसीलिए हमको पता होना चाहिए क्या लिखना है। यूज हम शॉर्टकट का ही करते हैं। ठीक है। बट पता होना चाहिए क्या लिखना है। पता अगर होगा तो कभी अगर शॉर्टकट नहीं भी हुए तुम्हारे पास तो तुम लिख पाओगे। ठीक है। नहीं तो पता चले तुमको कंसोल ही नहीं पता क्या लिखते हैं, या बीच में डॉट लगाते यही याद नहीं है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स होगी जब तुम सिर्फ शॉर्टकट का यूज करोगे, उसको उस पर फोकस नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि नहीं ध्यान जाता है उस पर। अगर शॉर्टकट ही मैं यूज कर रहा हूँ हमेशा, CL लिखकर मेरा एंटर करके काम हो रहा है, तो नहीं ध्यान दूंगा मैं उस पर इतना, तो फिर वो भूल जाओगे। सो कंसोल डॉट लॉग a+b। ठीक है। स्पेसेस देना जरूरी नहीं होता है, बट अगर दोगे तो प्रोग्राम तुम्हारा रीडेबल होगा, अच्छा दिखेगा, साफ सुथरा दिखेगा। ठीक है, तो हमेशा ट्राई करना कि स्पेसेस वगैरह दे दो। यहाँ पर भी अगर मैं इन सबको चिपका कर लिख देता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसे भी मैं लिख सकता था। बट ए और बी में अभी काफी डिफरेंस दिख रहा है दिखने में, सिर्फ रीडेबिलिटी में। ठीक है ए भी सही है, बी भी सही, बट स्पेसेस हमेशा दिया करो। ठीक है। ओके। सो रन करते हैं। दोनों का हमको सम मिल चुका है 66। ठीक है।
सिमिलरली माइनस लिखोगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिवाइड लिखोगे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई लिखोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें मैं बताया था। ठीक है, बाकी तो तुम ट्राई करोगे तो हो ही जाएगा। ओके, अगर मैं 56 को 10 से डिवाइड करूँ क्या आएगा? ए डिवाइड बाई बी, 5.6। हाँ, 5.6। ओके, 5 और 6, 5 एक इंटीजर है, सिर्फ 5 की अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, और 0.6 के साथ अगर मैं उसको बात करूँ तो वो फ्लोट है। ठीक है, अभी जब हम डिवाइड करते हैं नॉर्मली वैल्यूज को तो पॉइंट में आंसर आता है। ठीक है, अब अगर मुझे पॉइंट के बाद वाला चाहिए, पॉइंट के बाद वाले को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। जो 6 है वो क्या है? रिमाइंडर है। ठीक है, तो अगर मुझे सिर्फ 6 ही चाहिए, मैं चाहता हूं कि मैं 5.6 को 556 को डिवाइड करूं 10 से, और मुझे क्या चाहिए? मुझे रिजल्ट में सिर्फ रिमाइंडर चाहिए। मुझे डिवाइड का आंसर से कोई मतलब ही नहीं, मुझे डिवाइड का आंसर चाहिए ही नहीं, मुझे रिमाइंडर चाहिए। ठीक है, तो जब डिवाइड का आंसर चाहिए होगा तब तो क्या लगा दोगे? स्लैश लगा दोगे। ठीक है, बट सिर्फ अगर आपको पॉइंट के बाद वाली वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आप लगाओगे परसेंट का साइन, जिसको हम मॉड्यूलस बोलते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूलस भी क्या करेगा? ए को बी से डिवाइड ही करेगा, बट आंसर हमको क्या देगा? पॉइंट के बाद वाला। तो देखो, सिर्फ 6 मिला है क्योंकि पॉइंट के बाद क्या था? 6 था। ठीक है, पॉइंट के बाद अगर 5 होता तो 5 मिलता। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जो भी है वो अगर आंसर आपको चाहिए तो हमेशा क्या लगाओगे? मॉड्यूलस। ठीक है, और ये जो डबल स्टार है, डबल स्टार का मतलब होता है टू दी पावर। ठीक है, जैसे अगर मुझे 3 टू दी पावर 8 करना है तो मैं ऐसे नॉर्मली कैसे कर सकते हैं? 3 × 3 × 3 ऐसे 8 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो ऐसे तो हम लिखने नहीं वाले, तो हम शॉर्टकट में क्या यूज करते हैं? डबल स्टार 8, ऐसा। तो 3 टू दी पावर 8 हो चुका है ये। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है डबल स्टार। तो 3 टू दी पावर 8 का आंसर आपके पास आ चुका है 56561। विदाउट डिक्लेयर करे भी दे सकते हैं डायरेक्ट। विदाउट डिक्लेयर करे चीजें। विदाउट डिक्लेयर करे भी वैल्यूज तो लिख ही सकते हैं हम लोग। ठीक है, इतना क्लियर? कुछ भी डाउट इनमें? ऑनलाइन वालों, पवन, प्रयाग, क्लियर है इतना? प्रयाग, तुमने कुछ मैसेज किया था मुझे, उसके बाद कुछ रिप्लाई नहीं करा शायद। उसके बाद शायद तुमने रिप्लाई नहीं करा। रीडिक्लेयर मतलब फिर से वेरिएबल बनाना। तो ये होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, और इसके बाद जो ऑपरेटर हमारे होते हैं वो होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट का सिंपल सा मतलब होता है वैल्यू को असाइन करना। ठीक है, वैल्यू असाइन करना मतलब क्या? कि अगर मैंने लिखा है लेट ए, ठीक है, तो ए नाम से क्या बन चुका है? एक वेरिएबल बन चुका है, बट क्या उसकी कुछ वैल्यू है? नहीं। ठीक है, अगर मुझे उसको एक वैल्यू असाइन करनी है, असाइन करनी मतलब एक देना चीज। ठीक है, जैसे मैं अगर तुमको एक टास्क असाइन कर रहा हूं मतलब मैं टास्क दे रहा हूं। ठीक है, तो वैसे ही असाइन करना, तो अगर मुझे ए को कोई भी वैल्यू देनी है मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इक्वल टू। बिना इक्वल टू के मैं कोई वैल्यू दे सकता हूँ क्या? नहीं दे सकता हूँ। तो वही क्या है? वही होता है असाइनमेंट, की वैल्यू असाइन करना। ठीक है, सो अगर मुझे ए को कोई भी वैल्यू देनी है तो मुझे इक्वल टू तो लगाना ही पड़ेगा, तो ये इक्वल टू ही क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, सो असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल टू होता है सबसे पहले तो, सिंगल इक्वल टू। ठीक है, डबल इक्वल टू होते हैं वो असाइनमेंट नहीं होते हैं, वो अलग ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, तो ये इनमें ही कंफ्यूजन होता है हमेशा स्टूडेंट्स को, असाइनमेंट में और कंपैरिजन में, डबल इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू वगैरह। ठीक है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे इक्वल टू आते हैं, उसमें भी बहुत सारे इक्वल टू आते हैं। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूजन होता है बहुत सारे इक्वल टू देखकर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार में बहुत अच्छे से समझ लो उसको, और दिमाग में अगर डाल लोगे तो फिर कंफ्यूज नहीं होगे, नहीं तो पूरा जावास्क्रिप्ट एंड 1 महीना जितना भी हम पढ़ेंगे उसमें कंफ्यूज ही रहोगे
कि कहां पर कौन सा ऑपरेटर लगाना है, कहां पर कौन सा नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये जो अभी मैं ऑपरेटर बता रहा हूं, इनका सिर्फ इतना ही काम है, वैल्यू प्रोवाइड करना, वैल्यू असाइन करना, और कोई काम नहीं है इनका। ठीक है, इसमें इक्वल टू होता है और फिर कॉम्बिनेशन होता है इसका और इनका। ठीक है, इन सब के आगे इक्वल टू लग जाता है, बस इतना। ठीक है, सो अगर मैं प्लस के आगे इक्वल टू लगाऊंगा तो वो क्या बन जाएगा, प्लस इक्वल टू। बाद में, सॉरी आगे बोल दिया मैंने, बाद में। ठीक है, सो प्लस इक्वल टू ऐसे ही क्या होगा, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, डबल स्टार इक्वल टू। ठीक है, और एक सिंगल स्टार इक्वल टू, मतलब मल्टीप्लाई इक्वल टू। तो सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू, और उसके बाद अर्थमेटिक प्लस असाइनमेंट, दोनों मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो ऑपरेटर होते हैं वो कंप्लीटली अलग है, जो कि होते हैं डबल इक्वल टू। ये और ऊपर वाला अलग है। ठीक है, ये कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं, ये वैल्यू असाइन नहीं करते हैं। वैल्यू असाइन करने के लिए एक ही इक्वल टू आता है और उसके साथ अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो डबल इक्वल टू होता है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, सिर्फ ग्रेटर देन होता है, सिर्फ लेस देन होता है, और नॉट इक्वल टू होता है। तो देखो, इक्वल टू इसमें भी काफी सारे हैं और उसमें भी काफी सारे हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। उस वाले में ये वाले लगा देते हैं, ये वाले में वो वाले लगा देते हैं, जो कि नहीं लगाना है, क्योंकि कंप्लीटली अलग अलग चीजें हैं दोनों। ठीक है, इसमें सिर्फ इक्वल टू क्या कर रहा है, वैल्यू असाइन करेगा, और ये सारे ऑपरेटर सिर्फ प्लस माइनस करके असाइन कर देंगे। ठीक है, इनमें वैल्यू असाइन होती ही नहीं है, ये वैल्यू असाइन करते ही नहीं है, ये वैल्यू को कंपेयर करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर, ये कंप्लीटली अलग है, इनको मिक्स नहीं करना है कभी भी, और ये तुम लोग करोगे तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, मैं तो समझा ही रहा हूँ। ओके, तो अब ये वाले जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो क्यों यूज करते हैं, वैल्यू असाइन करने के लिए। ठीक है, सो अगर मुझे ए को वैल्यू असाइन करनी है तो मैंने क्या कर दिया, ए इक्वल टू 10 कर दिया, ऊपर वाले में हटा दिया। सो ए इक्वल टू 10 लिखा, मतलब ए की वैल्यू 10 हो चुकी है, ए को 10 असाइन हो चुका है। ठीक है, तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग ए लिखूंगा तो 10 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर मुझे अपडेट भी करना है तब भी असाइनमेंट तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या हो चुकी है अभी, 56 हो चुकी है। ठीक है, फिर 10 भी हो चुका है, 56 भी हो चुका है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इक्वल टू ना लगाऊं, ठीक है, और मैं उसकी जगह पर प्लस भी लगा दूं, ठीक है, तो सिर्फ इक्वल टू क्या कर रहा था, पुरानी वैल्यू को कंप्लीटली हटा रहा था और उसकी जगह पर नई वैल्यू असाइन कर रहा था। बट अब क्योंकि प्लस है और इक्वल टू भी है, तो सिर्फ प्लस क्या कर रहा था, ऊपर ऐड कर रहा था। सिर्फ इक्वल टू क्या करता है, असाइन करता है। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों लगे हुए हैं तो दोनों काम हो गए, पहले प्लस है तो पहले एडिशन होगा, फिर इक्वल टू क्या करेगा, असाइन कर देगा। बहुत ही सिंपल चीज है। ठीक है, तो अब पुरानी वाली जो वैल्यू है 10, उसमें नई वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि प्लस लगाया हुआ। तो 10 प्लस 56 कितना हो जाएगा, 66। अब जो वैल्यू आई है 66, अब प्लस ने तो अपना काम कर दिया, वैल्यू को क्या बना दिया, 66 बना दिया। अब इक्वल टू अपना काम करेगा और इक्वल टू वो जो 66 आया है उसको असाइन कर देगा, किसको, ए को। तो ए की वैल्यू इस लाइन पर क्या हो जाएगी, 66। ठीक है, सिर्फ इक्वल टू पुरानी वैल्यू को तो हटा रहा था कंप्लीट, प्लस इक्वल टू पुरानी वैल्यू में नई वैल्यू को ऐड कर देता है और वही वैल्यू असाइन कर देता है। ठीक है, अब क्योंकि वैल्यू असाइन भी हो रही है इसलिए असाइनमेंट ऑपरेटर की कैटेगरी में ही आता है। तो 10 एंड देन 66। अगर प्लस इक्वल टू ने उसको 66 कर दिया, तो वासु बताओ माइनस इक्वल टू क्या कर देगा, पुरानी वाली वैल्यू में नई वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये, पुरानी वैल्यू 10 है, नई वैल्यू 56 है, 46 हो जाएगा, बट नेगेटिव 46, माइनस 46 होगा ना, क्योंकि 56 नेगेटिव है। फिर 40 नेगेटिव 46, ठीक है, नहीं देगा। माइनस में देगा। जो भी बड़ी वाली वैल्यू का साइन होता है वो लगता है ना। सो नेगेटिव 56, 46। ठीक है, तो वो हमको मिल गया है। तो अब आई थिंक सो मुझे बाकी के बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। डिवाइड इक्वल टू पहले डिवाइड करेगा फिर असाइन कर देगा, मल्टीप्लाई इक्वल टू पहले मल्टीप्लाई करेगा फिर असाइन कर देगा। ठीक है, तो एक बार ट्राई करके देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, कौन से वासु,
असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से याद रहेगा कल तक? याद तो नहीं दिलाना पड़ेगा। प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे जाके? ओपन करके देखते हो घर पे? करते हो प्रैक्टिस? इसलिए आप जो कॉपी पे लिखा रहता हूँ उसको पढ़ने से नहीं होता है ना, वही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए तो नहीं आ पा रहा है तुमको। एक सिंगल इक्वलिटी का मतलब है असाइनमेंट, डबल इक्वलिटी का मतलब क्या हुआ? कंपेयर, असाइन करके कंपैरिजन, ट्रिपल इक्वलिटी का मतलब क्या? ट्रिपल डबल इक्वल टू सिर्फ वैल्यू को चेक करता है कि वैल्यू सेम है कि नहीं। जो ट्रिपल इक्वल टू है वो वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी चेक करता है कि डेटा टाइप भी सेम है कि नहीं। ये डिफरेंस है, वो देखेंगे आप। ओके, इतना ही रखते हैं आज, ठीक है। एक्स्ट्रा मैंने पढ़ा दिया क्योंकि मैं ज्यादा ही लेट हो गया था। ओके।